नमस्कार, मैं प्रकाश शुंकलवार, महाराष्ट्र टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर अनूप मरार, जो नागपुर के कोविड स्थिति पर आज हमसे बात करने वाले हैं। फिलहाल नागपुर में जो कोविड है वो उसमें म्यूटेट आ चुका है, तीसरी वेव्स आने वाली है। इस पूरे विषय पर हम उनसे बात करेंगे। सर, आप स्वागत है हमारे चैनल पर। मुझे बताइए कि अभी जो कोरोना का तीसरी वेव आने वाली है, जो बच्चों पे काफ़ी इफ़ेक्ट करने वाली है, तो ऐसे में बच्चों की हम रक्षा कैसे कर सकते हो और इससे कैसे बचा जा सकता है? ये जो अभी कहा जा रहा है, जैसे इस बार पिछले बार की लहर में सब लोगों को जैसे बोला गया था कि 60 के ऊपर वालों को या 50 के ऊपर वालों को जिनको बीमारियां हैं उनको इफेक्ट होगा। इस बार के उसमें आपने देखा होगा कि इस बार में अलग एज ग्रुप कम हो गया। इस बार में 30, 40, 25 साल वालों को भी एडमिट होना पड़ रहा है। तीसरी लहर के बारे में जो बोला जा रहा है, जिसके ऊपर में एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि वो इस बार बच्चों को इफेक्ट करेगा। बच्चों, हमने इम्यूनिटी जो हमने अभी तक वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी के बारे में जो भी चर्चा की, उसमें ये पहले अभी तक सोच थी कि एक एज के नीचे में 25-30 साल के बच्चों को और उनके नीचे के बच्चों को ऑटोमेटिक इम्यूनिटी होगी और उनको ये सीरियसनेस नहीं होगा कोविड का। पर ये दूसरी लहर में दिख रहा है कि ये यंगस्टर्स को पकड़ लिया है और सीरियस हो रहे हैं और डेथ्स भी हो रहे हैं। अभी जो तीसरी लहर में बोला जा रहा है कि इसमें बच्चों को अफेक्ट करेगा, उसमें ये कारण वही हो सकता है कि वो अनवैक्सीनेटेड हैं। बाकी लोग सब तब तक वैक्सीनेट हो जाएंगे, यही आशा रखते हैं। हर्ड इम्यूनिटी में इनका एक प्रॉब्लम जाने वाला है कि अगर हम अपने आप को खुद बोलते हैं कि इसमें से 3 है, ये बीमारी बिल्कुल अवॉइडेबल है, ये इसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल ये क्लियर है कि अगर आपने बराबर मास्क पहने, आपने अपने चेहरे और नाक को हाथ को बिना सैनिटाइज किए या धोए हाथ नहीं लगाए, अगर आपने इतना प्रिकॉशन ले सके तो ये बीमारी होगी नहीं। प्रॉब्लम होता कैसे है कि हम मास्क निकाल लेते हैं, हम वो फिज़िकल डिस्टेंसिंग का मतलब ही ये है कि ये वायरस मोटा है, ये हेवी वायरस है। तो आप 6 फीट के डिस्टेंस में अगर आप बात कर रहे हैं तो ये जो थूक में से एरोसॉल निकलता है, तो ये वायरस ऐसे घूमेगा नहीं, हल्का वायरस नहीं है। ये भारी होने के कारण ये ज़मीन पे बैठ जाता है। तो ये ज़मीन पे बैठता है, इसलिए 6 फीट के डिस्टेंस मेंटेन करने बोलते हैं। और गलती से आपने हाथ लगाया, इधर उधर लगाया, तो इसलिए बोलते हैं कि हर समय सैनिटाइज करो आप चेहरे को हाथ लगाने से पहले। बच्चों में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। बच्चों को आप ये कंट्रोल नहीं बता सकते, ये सिस्टम नहीं बता सकते। जब हम बड़ों को ही नहीं कर पाए कि ये सिखा सके, ये डिसिप्लिन नहीं सिखा सकते कि वैसा सेल्फ डिसिप्लिन करो तो आपको ये बीमारी नहीं होगी। बच्चों को ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल जाने वाला है कि आप हर समय मास्क पहने रहें और आप सैनिटाइज करके ही हाथ लगाएंगे चेहरे को। तो इसीलिए थोड़ा डरने वाली बात है आने वाली जो तीसरी लहर है। आज ही एक मीटिंग के दौरान हमारे माननीय पालक मंत्री ने ये भी कहा है कि ये इसकी जो एक्सपर्ट्स का जो ये है कि ये 15 से मई के आगे तीसरी लहर चालू हो जाएगी। तीसरी लहर की जो तैयारियां के बारे में बात करें तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एडल्ट्स को ट्रीट किया है, पीडियाट्रिक और न्यूबॉर्न, जिसमें माननीय पालक मंत्री का कहना है कि असर पड़ने वाला है, ऐसे इन्फॉर्मेशन है। अगर ऐसा है तो नागपुर की फ़िलहाल की तैयारी नहीं है। ये तैयारी जल्दी से जल्दी हफ्ते 10 दिन में पूरी मशीनरी को करना पड़ेगा कि आप एक पीडियाट्रिक्स और न्यूबॉर्न, उनके लिए आपको कोविड के हैंडल करने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम ऐसी जाने वाला है कि आप न्यूबॉर्न और बच्चों को अकेले एक वार्ड में नहीं रख सकते कि आप बोलोगे 14 दिन रहने वाले हैं, तो उसमें ज़रूर उनके या तो माँ या पिताजी के साथ में ही उन्हें कोविड का रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन के मास्क के रिक्वायरमेंट, अभी तक हम बड़े लोगों के मास्क की बात करते थे, अभी छोटे ऑक्सीजन मास्क जिसमें से ऑक्सीजन जाएगा, ये सब की अरेंजमेंट और तैयारी फ़िलहाल के आने वाले हफ्ता 15 दिन में सारे हॉस्पिटल्स को करनी पड़ेंगी। अब तक जो महानगर पालिका ने जो तैयारी नहीं दिख रही है फिलहाल, तो अभी इस लेवल पर या थर्ड जो वेव्स आने वाली है उसके लिए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए थी महानगर पालिका का ने, और अभी क्या स्थिति है फिलहाल? ये देखिए, असल में महानगर पालिका और ये सरकारी एस्टेब्लिशमेंट पूरे जो पेशेंट लोड जो बोलते हैं हम लोग, इसका 80% लोड असल में सरकारी एस्टेब्लिशमेंट, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो चाहे वो कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल्स हो, यहाँ पे होना चाहिए था। 20% प्राइवेट के हिसाब से। पर
यहाँ पे नागपुर में असल में 3/4 यानी 80% से ज़्यादा पेशेंट तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स कैटर कर रहे हैं। कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजनेटेड बेड के साथ में आईसीयूज़ और साथ में वेंटिलेटर बेड्स, और फिलहाल अभी जो आने वाली कहर में पीआईसीयूज़ और एनआईसीयूज़ इसकी बहुत कमी है। अब होने वाले हर जोन्स में, हर जगह में एक एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल इस तरीके से डेडिकेटेड कॉरपोरेशन की स्पेशलिटी हॉस्पिटल होनी चाहिए थी, एटलीस्ट जहाँ पे पेशेंट्स को फ्री में ट्रीटमेंट मिल सके। इसके लिए ज़रूर महानगर पालिका अभी देख रही होगी और तैयारी कर रही होंगी। तो अभी जो बातें हो रही है कि तीसरा म्यूटेट आ चुके हैं, तो ये म्यूटेट का प्रभाव किस तरह लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ेगा, बच्चों के भी स्वास्थ्य पर भी किस तरह पड़ेगा, और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, कोविड का ना हम लोग सबको एक ये कि ये बेसिकली एक फ्लू वायरस है। ये एक सिंपल कोल्ड कोरोना परिवार का एक वायरस है जो रेस्पिरेटरी साथ साथ यानी लंग्स और अपर रेस्पिरेटरी को छोड़ के इन्फ्लेमेशन भी करता है और साथ में क्लॉटिंग को भी अफेक्ट करता है। एडल्ट्स में अभी तक के ये 1.5 साल की प्रक्रिया में जो भी नॉलेज हम लोगों को मिल रहा है उसमें हमको समझ में आ रहा है कि ये कॉम्प्लिकेशन करता है, इसमें ये देना है। बच्चों में कैसा इफेक्ट करेगा ये तो अभी आने वाला समय ही बताएगा। जो दवाइयाँ फ़िलहाल चल रही है इसके हिसाब से ज़रूर टास्क फोर्स अभी पीडियाट्रिक के गाइडलाइंस अभी तक निकाले नहीं हैं। बच्चों की गाइडलाइंस, बच्चों के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो टास्क फोर्स निकालती है, जैसे एडल्ट्स में निकला हुआ है कि उसमें ग्रुप ABCD का क्लासिफिकेशन जैसा था, वैसा ज़रूर बच्चों और न्यूबॉर्न्स के लिए अभी हमें टास्क फोर्स की तरफ से मदद लगेगी। जो गाइडलाइंस सारे कोविड हॉस्पिटल्स जो पीडियाट्रिक और न्यूनेट पर रहेंगे उन्हें वो फॉलो करने पड़ेंगे। मुझे ये बताइए सर कि कोरोना के बाद म्यूकरमाइकोसिस और ये जैसे जो बीमारियां हैं ये काफ़ी लोगों में देखी जा रही है, तो ये बीमारी एक्चुअल में क्या है, किस तरह होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, किस तरह का ध्यान रखना पड़ेगा लोगों को? ये जो अभी कोविड की दूसरी लहर में ये दूसरा एक म्यूकरमाइकोसिस का भी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। ये म्यूकरमाइकोसिस हम इसे काला फंगस बोलते हैं। ये आपका नाक के अंदर से वो जब कोई ENT के लोग स्पेशली स्कोप डालते हैं तो हमको काला फंगस दिखता है, पर ये बहुत गंदे तरीके का फंगस है जो जल्दी स्प्रेड होता है। यानी ये बेसिकली नाक से ही फैल के साइनस में भरता है, साइनस से वो आँख के नीचे का पूरा पथरी खा के आँख पे चढ़ता है, आँख के तरफ से लेके ब्रेन में चला जाता है। बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है और इतना जल्दी स्प्रेड होता है कि अगर नहीं हुआ तो बहुत सारे पेशेंट्स को नाक की ये एक पोर्शन ऑफ फेस निकालना पड़ता है। लोगों की आंखें भी गई है, आंखें भी निकालना पड़ता है कि रोकने के लिए, वो बीमारी रोकने के लिए। इसके लिए ये म्यूकरमाइकोसिस का जो दिख रहा है ये लोगों, अभी हमने पूरे उसमें कैसा था कि शुरुआत के दिनों में क्या ड्रग है एक्ट करता है कोविड पे, उस पर फिर समझ में आया कि सिम्टोमेटिक यानी इसका इन्फ्लेमेशन रोकने के लिए तो लोगों ने स्टेरॉइड्स बताया, स्टेरॉइड्स यूज़ करने के लिए स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है ये एक जो बोलते हैं ना हाइपोथेसिस है कि ये स्टेरॉइड्स का जो यूज़ काफ़ी रैम्पेंटली हुआ है कोविड के कंट्रोल में, उसके कारण जो शरीर में इम्यूनिटी कम हो जाती है और उसके बाद वे लोग घर जाते हैं। घर जाने के बाद में ये उस दौरान में, क्योंकि स्टेरॉइड्स आप एक बार चालू करते तो एकदम से नहीं बंद कर सकते। ये ड्रग है जिसको हम बोलते हैं कि इसको इज्जत देनी चाहिए, इसको धीरे धीरे ही बंद कर सकते हैं। पहले दिन में 3 बार 2 बार ऐसा करके कम करना, टेपरिंग डोज पे बोलते हैं। ये टेपरिंग करने के बाद में उस दौरान ही ये म्यूकरमाइकोसिस का जो दिख रहा है, ये भी दूसरी लहर में, पहली लहर में दिखी नहीं है, दूसरी लहर में ही दिख रही है ये ब्लैक फंगस का। जो पेशेंट्स अभी हमारे यहाँ पोस्ट कोविड के कॉम्प्लिकेशंस के लिए आ रहे हैं और इस तरीके का सिम्टम्स की पहले दिन में सिर्फ दांत का दर्द था, फिर थोड़ा एक साइड का हैवीनेस लगा, तीसरे दिन तक तो आँख सूज गई और तब पहुँचते हैं CT स्कैन होता तब तक समझता है कि ये हो गया है। इसका प्रिकॉशन सिर्फ इतना ही है कि आपको जैसे ही माइल्ड सिम्टम्स, यानी आपको लग रहा है कि नाक में कुछ रुकावट दिख रही है, ऑब्स्ट्रक्शन लग रहा है, दांत में दर्द है, आप इमीडिएटली एक ENT सर्जन के पास पहुंचिए। ENT सर्जन्स के आज सब लोग आज के तारीख में सेंसिटाइज्ड हैं म्यूकरमाइकोसिस पे। आपका MRI किया जाएगा, MRI में दिखा तो आपको इमीडिएटली अगर साइनस के उधर जाके स्कोप से उन्होंने क्लीन कर दिया तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और उसकी दवाइयाँ हैं, एंटी फंगल देते हैं और वो देते हैं। प्रॉब्लम जब बढ़ती है कि अगर उसको कंट्रोल नहीं किया और वो आँख तक पहुंच गया, ब्रेन तक पहुंच गया, तब वो लाइफ थ्रेटनिंग है
और शरीर को बहुत हानिकारक। सर मुझे बताइए कि अभी सेकंड लेयर शुरू है फिलहाल, तो नागपुर में कोरोना की स्थिति क्या है? क्या पेशेंट की संख्या कम हो रही है? साथ ही साथ जो गांव से पेशेंट आपकी तरफ आ रहे हैं उसमें क्या कमी आई है? किस तरह का माहौल है? अभी फ़िलहाल जो आज की मौजूदा स्थिति में कोरोना के जो पेशेंट्स कोविड के जो आ रहे थे, ये अभी फ़िलहाल कम दिख रहे हैं। कम दिखने का हमारे उसमें ऐसा रहता है कि हमको जितने पिछले हफ्ते में डिस्ट्रेस कॉल्स थे, एडमिशन के लिए जो मारामारी चल रही थी, वो भी कम है। अभी प्राइवेट और गवर्नमेंट में बेड्स खाली मिल रहे हैं। ये एक बड़ा अच्छा इंडिकेटर है कि यानी अभी एक प्लेटू इफेक्ट आया हुआ है। इसी तरीके से सेल्फ डिसिप्लिन अगर लोगों ने किया तो हो सकता है अपन थोड़ा इसको कंट्रोल कर पाए। पर वरी की बात ये आती है कि ये सिटी में इसके बजाय अभी ग्रामीण में दिखने लग गया। ग्रामीण में काफ़ी पेशेंट्स जो बढ़ रहे हैं और वहाँ से जितने लोग आ रहे हैं, ये इसमें अभी थोड़ा रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में सरकारी मशीनरी हो या वहाँ के जितने भी पंचायत वाले, इन्होंने कंट्रोल करना चाहिए। लोगों में इसकी अहमियत और उसकी जो सेल्फ डिसिप्लिन की इम्पोर्टेंस ये बताना ज़रूरी है। अच्छा, मुझे बताइए सर कि ये जो कोरोना था सेकंड वेव जो है, इसमें गवर्नमेंट ने, महानगर पालिका ने प्राइवेट हॉस्पिटल पे बहुत सारा बोझा डाल दिया। तो ऐसे में आपको कुछ सुविधा मिली है प्राइवेट हॉस्पिटल में? किस तरह का सुविधा दी है? बेसिकली हमारा पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पूरा 80% गवर्नमेंट ने रेगुलेट कर दिया। उसमें कैपिंग लाया है। इसके विरोध में हम लोगों ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में हमने पिटीशन भी डाला हुआ है विदर्भ हॉस्पिटल एसोसिएशन की तरफ से। इसमें कैपिंग का रूल में हमारा कहना ये है कि एक तो वो रेट्स हमको पुराते नहीं। भले लोगों को ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि ये जो 4000 ऑक्सीजनेटेड बेड या 7,500-9,000 जितना भी है, इसमें से अगर एक पेशेंट 10 दिन भी रखता है तो कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का उसका खर्चा होता ही है कैपिंग में। ये कैप रेट्स हॉस्पिटल्स को वायबल नहीं है, पेशेंट्स को भी तकलीफ हो रही है। इस दौरान कॉरपोरेशन ने अपने हॉस्पिटल्स जो फ्री बेड्स जो अवेलेबल रहने चाहिए, जो पेशेंट्स नॉन पेइंग हैं, उनके लिए अरेंजमेंट करना अनिवार्य था, ज़रूरी था। पर गवर्नमेंट में बढ़ गए थे, कॉरपोरेशन के पास में हॉस्पिटल्स नहीं थे, तो ये पूरा जो बोझा आया ये प्राइवेट में आया और लोगों के पास में पूरी जो इकोनॉमी अभी ख़राब हुई है, इसके कारण लोगों के पास पैसा नहीं है। तो ये जो भी आपने जो झगड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये पेशेंट्स के अंदर के फ्रस्ट्रेशन है कि वो अपने जो भी अपने रिलेटिव है उसको बराबर ट्रीटमेंट देना चाहता है, उसके दवाइयों के पैसे, उसके जो स्टे का पैसा, ये उसको देना ज़रूरी है। कंट्रोल सेंटर जब बना तो अभी हमने ये उद्देश्य हमने माननीय हाईकोर्ट के सामने डाला भी कि अगर ऐसे समय में क्या होगा, तो उस पर उन्होंने एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी अभी फंक्शन करेगी कि ऐसे सिचुएशन में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को हेल्प करने के लिए एक कमेटी, उसमें 2 रिटायर्ड जस्टिस और सिविल सर्जन और एक एसडीओ साहब रहेंगे, जो कि इस प्राइवेट हॉस्पिटल्स के इसमें पेमेंट इश्यूज़ में उसमें वो हमें मदद करेंगे, ऐसा आदेश मिला है। एक ऑक्सीजन को लेकर बहुत बवाल बीच में खड़ा हुआ था, तो ये कोरोना से पहले ऑक्सीजन की क्या स्थिति थी प्राइवेट हॉस्पिटल में? किस रेट में मिल रहा था ऑक्सीजन? और अभी के इसमें जब ऐसी स्थिति है कोरोना में ऑक्सीजन की, तो अभी क्या स्थिति है, किस रेट में मिल रहा है? ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। हमारा कहना था कि आपने सरकार ने 31 अगस्त को 2020 को एक रेट फिक्स कर दिया कि ये बेड के रेट रहेंगे। तो इस बेड के जो रेट पे जो हमारे ऊपर एक्सपेंसेस हैं, ये बात तो मुद्दा अलग है कि हम लोग जो इस पर कोर्ट में झगड़ा कर रहे हैं, उसके इशू अलग है, पिटीशन किए हुए। पर ये उस समय अगर सरकार ने बेड रेट पे कैप किया, जिसमें आपके डॉक्टर्स के चार्जेस भी आ गए, सैलरी भी सब आ गए, स्टाफ की, ये सब खर्चे आने के बाद, तो उसमें जो बेसिक लगता है ऑक्सीजन का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा और बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल, इतने सारे पीपी किट, इतने सारे डिस्पोजल निकल रहे, तो ये जो बाहर जा रहे हैं, आप देखेंगे कि ऑक्सीजन जो हमें 120 रुपये में मिलता था, आज के तारीख में 700 रुपये, कुछ लोगों तो 1500 रुपये में ले रहे हैं एक जंबो सिलेंडर। एक आदमी जिसको 94-95 कम हो जाता है, तो उसको 2 से 3 लीटर ऑक्सीजन कम से कम लेता है। अगर ऐसा सोचेंगे तो वो अगर 3 जंबो सिलेंडर लिया तो उसको 2100 रुपये तो उसके ऑक्सीजन सिलेंडर पे जा रहे हैं, अगर उसमें कंजम्पशन हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी वो अलग इशू है कि जहाँ से सप्लाई नहीं हो रहा, पर इसका खर्चा भी कैपिंग होना चाहिए था। हमारा कहना है कि ऑक्सीजन का रेट का कैपिंग, कचरा बड़ा है, बायोमेडिकल वेस्ट बड़ा है, पीपी किट के वजन बड़े हैं, एजेंसीज जो उठाती है, जो कचरा उठाती है, उनका भी बोझा बड़ा है, पर उनका खर्चा आप प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि ऑलरेडी कैप रेट में काम कर रहे हैं, उनके ऊपर ना डाल के सरकार ने वो खर्चा अपने ऊपर लेना था।
सिमिलरली आपने अगर कोई कैप किया, कोई भी इसका रेगुलेट कर दिया कोई भी पर्टिकुलर, तो उसका कंपनसेशन सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन वाइज बद उन्होंने देना चाहिए। कंपनसेशन अभी तक दिया नहीं। साथ में कोई सब्सिडी मिले, कि कोई सब्सिडी दिया जाए, कि कोई इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी है, टैक्सेशन में सब्सिडी है, वो भी हमें कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल को नहीं मिला है। पूरा का पूरा जो बोझा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल पे डाल दी। मेरा एक सवाल ये भी था सर कि अभी थर्ड जो है वेव आ रही है, तो ऐसे में आपके हॉस्पिटल की तरफ से क्या तैयारी की जा रही है और किस तरह तैयारी? ये थर्ड वेव में जो अभी हमें जो जैसा आज हम लोग को मीटिंग में, तो हमें अभी तैयारी करनी पड़ेगी इन एंटिसिपेशन कि हमको एक ब्लॉक पीडियाट्रिक और न्यूबॉर्न्स के लिए उसके लिए भी रखना पड़ेगा। उसमें एक है कि जैसा हमने बोला कि हमारी डिस्कशन हमारे इंटरनल उसमें ये हुए कि बच्चे को अकेले नहीं रख सकते 10 दिन तक, तो उसके माँ या पिताजी भी साथ में कोविड ब्लॉक में रहेंगे। अभी ये भी होता है कि बेबी पॉजिटिव आएंगे तो ये सोच के चल रहे हैं कि मदर भी पॉजिटिव होगी, मदर या फादर कोई ना कोई पॉजिटिव होगा तभी तो बच्चे को मिला होगा। ये छोटे बच्चों में चलता है, न्यूबॉर्न में प्रॉब्लम जाएगा। जो स्कूल गोइंग बच्चा है वो कहीं से बाहर से या खेल कूद के कहीं से बीमारी लाया, और ऐसे समय में अगर उनका उसमें माँ पिताजी नेगेटिव रहे और बच्चा पॉजिटिव रहे, इस समय हम बच्चे को अकेले 10 दिन के लिए कोविड ब्लॉक में, कोविड के ब्लॉक का एक नॉर्मल वार्ड जैसा नहीं है। नॉर्मल वार्ड अंदर में सारे पीपी किट पहने हुए लोग दिखते हैं, रोबोट जैसे दिखते हैं, तो बड़े बड़े लोग जो अंदर जाते हैं वो 2 दिन में डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि उनको नॉर्मल आदमी दिखता ही नहीं, सब ऐसे कवर्ड दिखते हैं, दूर से बात करते हैं। तो बच्चों को ये हैंडल करना बड़ा मुश्किल जाने वाला है आने वाली तीसरी लहर में। तो मुझे बताइए सर, ये कोरोना के लिए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और किस तरह से अपना जीवनमान रखना चाहिए ताकि उनको ज़्यादा परेशानी ना हो कोरोना की कोविड वायरस की ये जो बीमारी है ये बिल्कुल प्रिवेंटेबल है, ये बिल्कुल प्रिवेंटेबल है, अवॉइडेबल है। ये सिर्फ अपनी केयरलेसनेस और अपनी अज्ञानता और अपने केयरलेसनेस के कारण ये बीमारी होती है। सिंपल चीज़ है कि अगर आपने मास्क पहना और आपने फिजिकल डिस्टेंसिंग रखा, सामने वाले के साथ में 6 फीट का डिस्टेंस रखा, क्योंकि वायरस नीचे बैठ जाएगा तो इसीलिए आपके ऊपर वो एरोजॉल इफेक्ट नहीं आएगा। तीसरा, आपने बिना हाथ धोए या बिना सैनिटाइज किए अपने चेहरे या नाक को हाथ न लगाएं, इससे बीमारी होगी ही नहीं। ये इस बेसिक सिंपल एसएमएस का जो फॉर्मूला है, इसके कारण आप बीमारी को रोक सकते हैं। क्योंकि अगर आप बीमारी अगर हो गई तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि इसके कारण आपके आने वाले परिवार में जो जितनी कठिनाई आने वाली है, जो पैसा खर्चा होने वाला है, ये सिर्फ अपने इनडिसिप्लिन के कारण ही हो रहा है। तो इसीलिए सरकार के ऊपर पूरा बोझा ना डाले हुए हम सबको, पूरी सोसाइटी को खुद की भी एक जिम्मेदारी करनी पड़ेगी। कोरोना से अगर बचना हो तो कोरोना के सभी नियमों का पालन करना चाहिए, ऐसा ही डॉक्टर अनूप मरार का कहना है। कैमरा पर्सन दिलेश के साथ मैं प्रकाश शंकला, महाराष्ट्र 24।